कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स वर्ड जो है वो ई प्लस कॉमर्स से बना है। यहाँ पे हम कॉमर्स वर्ड को अलग कर सकते हैं और ई वर्ड को अलग कर सकते हैं। जब दोनों वर्ड को हम जोड़ देते हैं तो हमें ई कॉमर्स मिलता है। अब कॉमर्स वर्ड की डेफिनेशन क्या है? जब हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं किस चीज़ की? गुड्स की, सर्विसेज की और इंफॉर्मेशन की, या किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है। और किसके बीच में करते हैं? किसी भी दो एंटिटीज़ के बीच में करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कॉमर्स होता है। और जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली ओवर इंटरनेट करते हैं तो वो ई कॉमर्स बन जाता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? जब हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं या इंफॉर्मेशन करते हैं बिटवीन टू एंटिटीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है, तो उसको हम कॉमर्स कहते हैं। और जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ओवर इंटरनेट करते हैं, तो हम उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब जो ई कॉमर्स होता है वो क्या है? ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको हमने तीन तरीके से क्लासीफाई किया। या तो हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, या हम सर्विसेज बेचेंगे, या हम एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचेंगे। जो मेन इसका क्लासिफिकेशन है ई कॉमर्स का, हम तीन चीज़ें ऑनलाइन बेचते हैं। अब जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक हम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम ई बुक्स बेचते हैं और गेमिंग प्रोडक्ट बेचते हैं। ये चार चीज़ें हम एज अ प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। उसके बाद सर्विसेज के अंदर चार चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ हम ऑथेंटिकेशन बेचते हैं, दूसरी हम सर्च बेचते हैं, लॉजिस्टिक्स बेचते हैं और पेमेंट्स को बेचते हैं मतलब हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन चार चीज़ों की ओवर इंटरनेट और ऑनलाइन एज अ ई कॉमर्स। और तीसरी चीज़ जो हम बेचते हैं वो क्या है? एडवर्टाइजिंग स्पेस ओवर डिफरेंट वेबसाइट्स और ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि ई कॉमर्स क्या होता है। अब ये हमने देखा ई कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं ई कॉमर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ई कॉमर्स कैसे बना। इसको हमने तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया है। सबसे पहले ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसको हमने पीरियड लिया 1955 से 1974, जब ईडीआई का सिस्टम था या ईडीपी का सिस्टम था, जब ये जो था ऑनलाइन कॉमर्स था या ई कॉमर्स था, इसका बिगनिंग हुई। जो शुरू की चीज़ें थी वो हमने इस पीरियड के अंदर रख ली, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का। उसके बाद हमारे पास पीरियड आया 1975 से 1994 का, जिसको हम MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो अब पीरियड चल रहा है वो कौन सा है? ई बिजनेस इरा, जिसको हम कहते हैं, जो 1995 से 2020 तक चलेगा और आगे भी जा सकता है। तो ये हमारा इवोल्यूशन के वे में हमने इसको तीन तरीके से क्लासीफाई किया है कि एक ईडीपी होता है जिसके लिए 1975 से 1974 का टाइम लिया, फिर एक MIS होता है जिसके लिए हमने 1975 से 1994 का टाइम लिया, फिर एक ई बिजनेस इरा जो अब चल रहा है, इसको हम ऑनलाइन या इंटरनेट इरा भी कह सकते हैं, जो 1995 से 2020 तक चलेगा और आगे भी चल सकता है। उसके बाद ये जो इवोल्यूशन हुआ ये इतने टाइम से, ये हमारी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ई कॉमर्स, उसके कुछ ड्राइवर्स है कि इतनी आगे तक कैसे आया। तो उसके लिए हमने इसके तीन मेन ड्राइवर्स हैं जिसके कारण ये इतना पॉपुलर हुआ ई कॉमर्स की, इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। तो उसके लिए हमने इसको तीन ड्राइवर्स दिए हैं, जिसके तीन कारण हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ। वो है सबसे पहले इकोनॉमिकली, ये जो होता है ई कॉमर्स ये इकोनॉमिकली सस्ता होता है। सस्ता कैसे होता है? एक तो इसके अंदर लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है कि हमें जो सेटअप करने की कॉस्ट होती है वो कम होती है, और दूसरा रिड्यूस्ड कॉस्ट, हमें सेलिंग परचेजिंग कुछ भी करने में हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज़, हमें मार्केटिंग करना इससे ईजी हो गया। कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट को ईजिली मार्केटिंग कर सकता है उसकी, और ऑनलाइन, जो कि सस्ती भी होती है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और थर्ड जो था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की पिछले 15 से 20 सालों में ये जो हमने एवोल्यूशन पढ़ा है, इसके बीच में हमारा जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत तेज़ी से राइज हुआ है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से राइज हुई है। उसके इस रीज़न की वजह से हमारा जो बिज़नेस है
उसने इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ई कॉमर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद हमने देखा इसके ड्राइवर्स क्या हैं, क्या क्या रीज़न है किस वजह से ये ग्रो किया। उसके बाद हम देखते हैं ये ग्रो हुआ, क्यों ग्रो हुआ, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, एक तो ग्लोबलाइजेशन, जो कॉमन एडवांटेज है, कैसे कि हम जो गुड्स एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं विदाउट एनी बैरियर्स, उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान इजीली बेच सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। वी जस्ट हैव टू डू ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट which comes to very low when we sell product in a huge quantity in a country. Second thing जो है वो है lowering staff cost। अगर हम फिज़िकली गुड्स को बेचते हैं तो हमारी स्टाफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, लेकिन ई कॉमर्स की वजह से हमें इतने स्टाफ नहीं रखना पड़ता, हमारी जो स्टाफ कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि हमें स्टाफ नहीं रखना पड़ता। रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, पहले क्या होता था या अभी भी अगर आप देखोगे जो फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो सेलर होता है वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं, RTT, वन टाइम रियल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि उसको सेलिंग के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, वो आपसे इंटरेक्शन के अंदर टाइम लगाता है, तो उससे आप हम उसके रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ आता है कि इसकी एडवांटेज क्या है, लो बैरियर टू एंट्री, इसके अंदर हमें कोई बैरियर नहीं होता एंट्री का, हम इसके अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं, कोई भी एंटर कर सकता है और इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। पांचवी चीज़ क्या आती है, इंक्रीज प्रॉफिट। जो फिजिकल फॉर्म में कॉमर्स होता था उसके अंदर जितना प्रॉफिट होता था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो गई, हम कहीं पे भी गुड्स बेच सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ कॉस्ट कम हो गई, यहाँ पे रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम हो गया तो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे बैरियर टू एंट्री नहीं है, खर्चा कम है, तो इसकी वजह से हमारी क्या होगी, इंक्रीज प्रॉफिट हो गया। इसके लिए आप लो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लो है, हमें यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लो है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये इसकी क्या है, एडवांटेजेस हैं। अब जिस चीज़ की एडवांटेज होती है उसकी लिमिटेशन भी होती है, तो हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, सबसे पहले देखते हैं हाई कॉस्ट। जैसे हमने एडवांटेजेस में पढ़ा कि इसकी लो कॉस्ट होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, इसकी एक लिमिटेशंस है। हाई कॉस्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि अब जब से ये ग्रो किया है तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे लॉस आ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि हमें इसके लिए ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, ऐसे इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, ऐसे स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं जिनको इसकी नॉलेज हो, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते। और फोर्थ चीज़ आ गई कि लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, इसके लिए पर्सनल जो है, जो लोग हैं वो हमें स्किल्ड नहीं मिलते, उसके ऊपर हमें बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है कि हमें स्किल्ड पर्सन मिले। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। एडवांटेज थी, लिमिटेशन थी। लिमिटेशन के बाद हम देखते हैं मिथ्स क्या हैं, अफवाहें क्या हैं जो ई कॉमर्स के बारे में है। सबसे पहली चीज़, एनीथिंग कैन बी सोल्ड ओवर द इंटरनेट। सबसे बड़ी मिथ है कि हम कुछ भी बेच सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी बेच सकते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के वे में, ये एक मिथ है। सेकंड मिथ है कि वेरी प्रॉफिटेबल। जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं, ईबे है, अमेज़ॉन है, ये हमें देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत मार्जिन के अंदर प्रॉफिट कमा रही होती हैं। फिर आता है थर्ड, ईजी। किसने कहा भाई ये ईजी होता है, ईजी नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत सारे स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें लीगल इश्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें इसके मेंटेन करना आना चाहिए, हमें इसकी कॉस्ट कम करनी आनी चाहिए, इसलिए ये ईजी नहीं होता। तो ये इसकी एक मिथ है कि ये ईजी होता है।
फिर आता है कि एवरीवन इज डूइंग इट। ये चीज़ गलत है, हर एक पर्सन नहीं कर रहा है और करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसके हमें पता है कि हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए कॉस्ट भी हाई आती है। फिर कहने की बात होती है कि कॉस्ट कम है, लेकिन इसके लिए सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए हमें हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, हमें हार्डवेयर चाहिए होता है इसके लिए, और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, इसलिए ईजी नहीं होता और इसको हर एक कोई नहीं कर रहा। और फिर हम कहते हैं रिमूव्स मिडल मैन। ऐसा नहीं है कि इसने मिडल मैन को हटा दिया, ये एक मिथ है। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका मिडल मैन हट गया। मिडल मैन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी मिथ्स हो गई। इससे पहले हमने इसकी लिमिटेशंस देखी, उससे पहले हमने एडवांटेज देखी, उससे पहले हमने इसके ड्राइवर्स देखे कि क्यों ये इतना इंक्रीज हुआ, उससे पहले हमने क्या देखा, उससे पहले हमने इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स देखा, उससे पहले हमने देखा कि ई कॉमर्स होता क्या है और ई कॉमर्स पे हम बेचते क्या क्या है। उसके बाद हम देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, SCM जिसको कहते हैं हम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग है, फर्स्ट चीज़ कंट्रोलिंग है, सेकंड चीज़ और इम्प्लीमेंटिंग है। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना। किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करना। और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट करना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑपरेशन फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एफिशिएंटली। अब जो ये SCM होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, इसकी चेन क्या होती है, इसके अंदर हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम सोर्स लेते हैं कि कहाँ से हमने चीज़ लेनी है, सेकंड नंबर पे हम मेक करते हैं, चीज़ बनाते हैं, फोर्थ नंबर पे हम डिलीवरी करते हैं, चीज़ को पहुंचाते हैं, और हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं कि हम उसको रिटर्न कर सकें। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ये 5 चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पूरी होनी चाहिए, तब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ई कॉमर्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स कैसे हुआ, ड्राइवर्स क्या हैं, ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, मिथ क्या है, SCM क्या होता है। अब हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या है, जो हम 11-12 से पढ़ते आते हैं। कैटेगरीज के अंदर हमने इसको 4 वे में डिवाइड किया है। बिजनेस टू बिजनेस, कोई जब बिजनेस को ही बिजनेस काम देता है उसको हम B2B कहते हैं। फिर एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और एक होता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस, और एक होता है कस्टमर टू कस्टमर। आप ये वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं कि कैसे ये अलग अलग होता है। अगर आपको B2B की देखनी है तो मेटल साइट पे जाइए, चेक कीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। B2C सब जानते हैं, Amazon.com, बिजनेस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, सामान प्रोवाइड करता है। कस्टमर टू बिजनेस, Priceline.com खोल के देखिए। कस्टमर टू कस्टमर देखना है तो eBay.com हम सब यूज़ करते हैं, इसमें मिडिल मैन रिमूव हो जाता है कि हम कस्टमर से कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेच सकते हैं। कस्टमर टू बिजनेस के अंदर कस्टमर जो है बिजनेस को सामान प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। B2C के अंदर बिजनेस जो है कस्टमर को सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, और B2C के अंदर कस्टमर ही कस्टमर को प्रोवाइड करता है।